हेलो स्टूडेंट। वेलकम बैक। आज हम ले रहे हैं क्लास 12 से रिलेटेड हमारा जो चैप्टर नंबर फर्स्ट कंटिन्यू कर रखा है हमने। उस चैप्टर नंबर फर्स्ट का जो नाम है वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। आज वाला जो टॉपिक है उस टॉपिक में हम बात करेंगे, एक नया टॉपिक है इस चैप्टर का, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और उसी डाइपोल से रिलेटेड हमारे आगे का टॉपिक्स आएंगे डाइपोल मूवमेंट, और फिर डाइपोल मूवमेंट के बाद आएगा हमारे टॉर्क ऑन ए डाइपोल। टॉर्क क्या होता है? जब भी हमारे कोई ऑब्जेक्ट है अगर वो रोटेट करता है तो रोटेट करने के ऊपर जो फोर्स अप्लाई होता है उस फोर्स को क्या बोलते हैं हम? टॉर्क कहते हैं। तो टॉर्क की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ साथ में एक बेल आइकन और दे रखा है तो प्लीज़ इसे प्रेस करना ना भूलें। अगर इस वीडियो से रिलेटेड और इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। हम उस क्वेरी को सॉल्व करने के लिए ट्राई ज़रूर करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। तो आवर टॉपिक इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है? एज्यूम कर लेता हूँ मेरे पास दो चार्जेस है। दो चार्जेस है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। पहला चार्ज है, चार्जेस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? क्यू से। तो पहला चार्ज क्यू, एक दूसरा चार्ज है वो भी क्या है? क्यू है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। लेकिन दोनों का नेचर एक दूसरे के अपोजिट है। अगर इस वाले चार्ज को मैंने प्लस ले लिया तो दूसरे वाले चार्ज को क्या लेना पड़ेगा मुझे? माइनस का लेना पड़ेगा। तो दो चार्जेस, पहला चार्ज उसका मैग्नीट्यूड भी क्यू, दूसरा चार्ज उसका मैग्नीट्यूड भी क्यू, लेकिन अपोजिट नेचर के चार्जेस। अगर स्मॉल डिस्टेंस, ये जो दोनों के बीच में लाइन ड्रॉ करिए ये बहुत कम डिस्टेंस है, पर अगर प्लेस हो तो उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। दोनों के बीच की डिस्टेंस स्मॉल है। मान लेता हूँ टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी एज्यूम कर लेता हूँ मैं? 2L 2A, कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं आप, है ना, आपके अकॉर्डिंग है। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी एज्यूम कर ली मैंने? 2L एज्यूम कर ली। 2L क्यों एज्यूम करी? क्योंकि ये जो O पॉइंट है ये सेंटर पॉइंट है, तो यहाँ से जो डिस्टेंस आएगी ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? L। और ये डिस्टेंस भी माइनस क्यू से भी कितनी हो जाएगी? ओ के बीच की डिस्टेंस एल हो जाएगी। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस हमारे पास एल एल हो गई है। तो ये अगर अगर आगे जब हम डेरिवेशन सॉल्व करेंगे तो हमारे ये एल और एल के थ्रू हम इजीली उन डेरिवेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं टोटल डिस्टेंस कितनी ले लेता, टोटल डिस्टेंस अगर मैं ये एल ले लेता तो डिस्टेंस कितनी हो जाती? ये एल बाय टू हो जाती और ये भी एल बाय टू हो जाती। तो उस टाइम पे हमारी डेरिवेशन जो सॉल्व करेंगे हम तो वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। इसलिए हम यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितनी लेते हैं? 12 लेते हैं। तो वन मोर टाइम, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन टू चार्जेस दैट both charges have same magnitude q and q, they cannot be another। जैसे कोई एक चार्ज है, मैंने एक q बाय टू ले लिया, एक दूसरा चार्ज मैंने q ले लिया, तो वो कभी भी डाइपोल नहीं होगा। ओके, अगर मैंने एक चार्ज प्लस का क्यू ले लिया, दूसरा चार्ज भी प्लस का क्यू ले लिया, और वो दोनों सेपरेट डिस्टेंस पर है, स्मॉल डिस्टेंस पे, तो वो भी हमारे पास डाइपोल नहीं होगा। डाइपोल के लिए कंडीशन क्या है? कि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, ये भी क्यू होना चाहिए, ये भी क्यू होना चाहिए, और एक प्लस का है तो दूसरा माइनस का होगा, तो ये डाइपोल होगा। एग्जाम्पल इसका, जैसे ये माइनस का 3 कूलम है और ये प्लस का 3 कूलम है, so that is a dipole, that is called a dipole। ये डाइपोल है हमारे पास। लेकिन अगर मेरे पास एक है प्लस का 2 कूलम और दूसरा है माइनस का 3 कूलम, अपोजिट तो हैं लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, सो दैट इज नॉट ए डाइपोल। ये डाइपोल हमारा नहीं होता है। सो व्हाट इज ए डाइपोल? डाइपोल इज ए when two same magnitude but opposite charges separated with a small distance, that distance is very small, so that system is called a electric dipole। उस सिस्टम को हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल समझ में आया।
अब हमारा सेकंड टॉपिक था डाइपोल मूवमेंट। तो सेकंड हमारा टॉपिक है हमारे यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को कैसे समझेंगे? वापस क्या था हमारे पास? व्हेन same magnitude but opposite charges placed very near or separated by a small distance, that is called a electric dipole। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, that is the center of dipole O, that is distance L, and from minus that is also distance L। अब हम यहाँ पे कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है उसको जो शो करते हैं हम, वो किससे शो किया जाता है? आपके P से शो किया जाता है। कौन सी क्वांटिटी होती है ये? वेक्टर क्वांटिटी होती है। वाई इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, अभी हम आगे बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटी की होती है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखें। डेफिनेशन से पहले मैं इसका फार्मूला आपको बता रहा हूँ। ध्यान रखिए एक बात को कि अगर आप किसी भी कोई भी फिजिक्स के अंदर टर्म आ जाती है, अगर उसका फार्मूला है तो प्लीज़ उस फार्मूले को पहले लर्न कीजिए, उसके बाद डेफिनेशन लर्न कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप पहले डेफिनेशन लर्न करते हैं तो डेफिनेशन और फार्मूला दोनों अलग अलग लर्न करने पड़ते हैं, लेकिन अगर आपने फार्मूला लर्न कर रखा है तो उससे आप इजीली डेफिनेशन याद कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम बताते हैं पी से। फार्मूला देखते हैं पहले हम इसका। तो इसका जो फार्मूला है वो है P इज इक्वल्स टू Q into 2L। Q, what is a Q? Q is a charge or magnitude of any charge। Q is a magnitude of any charge, magnitude of any charge। अब देखिए any charge तो बोल रहे हैं हम, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का क्या रहेगा? हमारे पास सेम ही रहेगा। इसका भी Q है मैग्नीट्यूड और इसका भी Q है, तो मैग्नीट्यूड सेम है। And 12 is a distance between both charges, so that is a distance between both charges। अगर दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर हम देख रहे हैं फॉर्मूले में, अगर इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो इनका मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल आएगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के इक्वल आएगा। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? द मल्टीप्लिकेशन ऑफ magnitude of any charge and distance between of both charge is called a electric dipole moment, and that is denoted by P। हो गई डेफिनेशन। तो हमने ये फार्मूले से उसकी डेफिनेशन यहाँ पर क्रिएट करी है। आगे समझ में? अब सबसे पहले हम एक बार देख लेते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोल रहा हूँ मैं? ये एक डाइपोल जो होता है वो कौन सी क्वांटिटी होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों होता है डाइपोल में? देखिए यहाँ पे जो ये 2L है, ये 2L क्या है? डिस्टेंस है। ये मुझे समझ में आ रहा है 12 डिस्टेंस है। कौन सी डिस्टेंस है? स्मॉलेस्ट लिया था हमने, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, दोनों के बीच की स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है। अब अगर स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर। लेकिन जब मैंने उसके आगे स्मॉलेस्ट लगा दिया तो वो डिस्टेंस किस में कन्वर्ट हो गया? हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? दो पॉइंट्स के बीच की जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस होती है उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट। अब ये अगर डिस्प्लेसमेंट की मैं बात करूँ तो डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी होती है? यस, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो ये जो 2L है, एक्चुअल में जो ये 2L है, ये क्या है? उसका डिस्प्लेसमेंट है। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं फार्मूले को? कि P इज इक्वल्स टू Q। Q तो आ रहा है, इनटू भी आ रहा है। Q तो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन जो ये 2L है, ये 2L कौन सी क्वांटिटी आ रही है हमारे पास? वेक्टर क्वांटिटी आ रही है। तो इस 2L के थ्रू ये जो P होगा ये भी कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। इसलिए जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है वो कौन सी क्वांटिटी होती है हमारे पास? वेक्टर क्वांटिटी होती है। आगे समझ में वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? अब वेक्टर तो डायरेक्शन होगा, तो इसमें डायरेक्शन जो फिजिक्स है उसके अकॉर्डिंग जो डायरेक्शन होता है वो हम डायरेक्शन लेते हैं फिजिक्स के अकॉर्डिंग नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। मतलब फिजिक्स के अकॉर्डिंग इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव।
ये होगी पी की डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। बट अगर यहाँ पे अगर केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे, या 11th में हमने केमिस्ट्री में पढ़ा हो या 12th में हमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो जो केमिस्ट्री है उसमें जो डायरेक्शन होती है वो होती है इसकी पॉजिटिव टू नेगेटिव। केमिस्ट्री में डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, अपोजिट। तो केमिस्ट्री में प्लस से माइनस की और इसकी डायरेक्शन होती है। थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ते हैं तो कुछ कॉन्सेप्ट फिजिक्स से उल्टे चलते हैं वहाँ पे, तो वैसे उसी तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है कि फिजिक्स में तो डायरेक्शन हम लेते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, ओके, नेगेटिव टू पॉजिटिव, बट केमिस्ट्री में हम इसकी डायरेक्शन लेते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव की ओर डिफाइन करते हैं। सो दैट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। थर्ड टॉपिक था हमारे इसमें टॉर्क की वैल्यू फाइंड आउट करने में इसके अंदर ना, तो हम थर्ड टॉपिक की बात कर लेते हैं। जो थर्ड टॉपिक है वो है हमारे पास टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर मैंने डाइपोल को ले लिया है तो उसमें हमारे पास टॉर्क की वैल्यू क्या होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड को बता रहा हूँ मैं, देखिए डायग्राम बता देते हैं पहले इसका, कि हमारे पास इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड को ही बता दिया, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में नहीं पता है तो पहले प्लेलिस्ट में वीडियोस हैं, तो पहले वो वीडियो देखिए, फिर इसके बाद ये वाला वीडियो देखिएगा आप, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड डिनोट कैसे करते हैं या उनकी डायरेक्शन कैसे बताते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने एक डाइपोल ले लिया, ये पॉजिटिव चार्ज है डाइपोल का प्लस क्यू, और यहाँ पे मान लेता हूँ मैं माइनस का क्यू है, और ये दोनों के बीच की डिस्टेंस हमारे पास हो गई 2L। क्या बोल रहा हूँ, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से एज्यूम कर लेते हैं हम कितने एंगल पर है, एक थीटा एंगल के ऊपर हमने रख रखा है। थीटा एंगल कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, थीटा एंगल पे रख दिया। तो अब थीटा एंगल पे रखने के बाद इसके अंदर क्या क्या फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूंगा यहाँ पे इस पे डाइपोल पे कितना फोर्स अप्लाई होगा, कितना फोर्स लगेगा, फर्स्ट तो ये फाइंड आउट करेंगे। सेकंड, जब हम फोर्स फाइंड आउट कर लेंगे उसके बाद हम टॉर्क की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्यों भैया, हमें पहले फोर्स फाइंड आउट क्यों करना पड़ेगा टॉर्क के लिए। अगर आपको याद हो तो 11th में क्या था, जो टॉर्क है उसका जो फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है टॉर्क का, टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज अ फॉर्मूला ऑफ टॉर्क। टॉर्क निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, फोर्स चाहिए होता है, तो हम पहले फोर्स को फाइंड आउट करते हैं, ओके। यहाँ तक की बात हो गई। अब देखिए, अब सबसे पहले मैं दोनों चार्जेस पे फोर्स निकालता हूँ। फोर्स निकालने के लिए मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है दे रखा है, ठीक है, और मुझे दोनों चार्जेस दे रखे हैं, ये दो चार्जेस हैं मेरे पास और इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जब चार्जेस और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा हो तब हम फोर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स ऑन पर चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ से अगर मेरे को फोर्स निकालना है तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू नॉट ई, आ जाएगा। हाँ, अब अगर मैं प्लस क्यू के लिए बात करूँ, प्लस क्यू चार्ज के लिए अगर हम यहाँ पे बात कर लें तो प्लस क्यू चार्ज के लिए बात करने पे एफ की जगह मान लेता हूँ, फोर्स तो एफ ही मान लिया मैंने, इक्वल टू क्यू नॉट, इस क्यू नॉट की जगह क्या आ जाएगा, प्लस का क्यू और ई, ये आ गया ई। अब क्या देख रहा हूँ मैं, जिस डायरेक्शन में ई है उस डायरेक्शन में एफ होगा, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव है, मतलब जो ई की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, वही डायरेक्शन किसकी होगी हमारे यहाँ पर, फोर्स की डायरेक्शन होगी। और किस पे फोर्स, प्लस क्यू पे। तो जो प्लस क्यू है उस पर जो लगने वाला फोर्स है वो फोर्स होगा आपके ई की डायरेक्शन में, तो इस पे लगने वाला फोर्स ये होगा एफ, यहाँ पे ई की डायरेक्शन होगी। अब बात करते हैं माइनस क्यू के लिए। माइनस क्यू के लिए अगर हम देखें तो माइनस क्यू के लिए क्या हो जाएगा, एफ की जगह क्या आएगा, एफ ही ले रहे हैं, इक्वल टू क्यू नॉट, ये जो क्यू नॉट है इस क्यू नॉट की जगह क्या आएगा, माइनस का क्यू, तो इस क्यू नॉट की जगह आ गया माइनस का क्यू और ई ऐसा का ऐसा।
अब क्या देख रहे हैं हम, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, फोर्स है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्यों? क्योंकि ये जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स दोनों एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो फोर्स उसके अपोजिट माइनस क्यू पे फोर्स एफ इधर लगेगा, दोनों पे फोर्स इधर लगेगा। जब दोनों पे फोर्स इधर लगेगा तो एफ टोटल निकाल लूँ मैं पहले, टोटल लगने वाला फोर्स। तो एफ टोटल कितना हो जाएगा, क्यू ई प्लस माइनस का क्यू ई माइनस क्यू के, तो एफ टोटल, जो एफ टोटल आएगा वो एफ टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास, जीरो आ जाता है। तो मतलब उसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होगा। इस पोजीशन पे मैंने इसको रख रखा है, तो ये इसी पोजीशन के ऊपर रहेगा, ना तो ये आगे की तरफ शिफ्ट होगा, ना ही पीछे की तरफ शिफ्ट होगा, ना ही अपना एंगल को चेंज करेगा, इसी पोजीशन पे ये रहता है। ठीक है, तो टोटल फोर्स तो मेरे पास क्या आ गया, जीरो आ गया। अब भले ही टोटल फोर्स हमारे पास जीरो आ रहा है, लेकिन फिर भी इस पे क्या होगा, टॉर्क जरूर अप्लाई होगा। किस तरह समझा सकते हैं, जैसे ही मान लेता हूँ मेरे पास ये पेन है, इस पेन पे फोर्स इधर लग रहा है और उतना ही फोर्स इधर लग रहा है, तो टोटल फोर्स तो इस पे जीरो हो गया है, लेकिन ये एक एंगल पे क्या करने लगेगा, रोटेट करने लगेगा। क्यों? ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये रोटेट करने लगता है। तो वो जो रोटेट करता है, तो जब रोटेट करता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, टॉर्क बोलते हैं। तो उसी टॉर्क की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। फार्मूला हमने लिखा है, क्या है फार्मूला, जो टॉर्क टॉर्क इक्वल टू क्या है हमारे पास, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये है। चलो, टॉर्क, टॉर्क को हम डिनोट करते हैं, ये टॉर्क का सिंबल होता है, टॉर्क का सिंबल हो गया फोर्स, फोर्स क्या होगा, एफ होगा, इनटू, अब आ रही है हमारे यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहाँ पे कोई डिस्टेंस है नहीं, दैट इज नॉट अ परपेंडिकुलर, टू एल, जो ये टू एल है, दैट इज नॉट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो किससे लेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड से हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेने के लिए देखिए क्या करेंगे हम, एज्यूम कर लेता हूँ कि, या इसको वापस एक बार वापस डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ मैं। क्या हो जाएगा हमारे पास कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड था इस डायरेक्शन में, ये प्लस का क्यू चार्ज, और ये माइनस का क्यू चार्ज, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, टू एल हो गई। और जो एंगल है वो एंगल कितना है हमारे पास, थीटा, ये थीटा एंगल है, किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से। ये इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा था और इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा था। ओके, नाउ सी व्हाट इज द टॉर्क, टॉर्क इक्वल टू क्या है हमारे पास, टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, टॉर्क को हम, ये टॉर्क को बता रहे हैं, ये एफ हो गया। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड से कौन सी होगी, देखिए इस पॉइंट को अगर मैंने ए बोल देता हूँ, इस पॉइंट को मैं बी बोल देता हूँ, यहाँ से मैंने एक लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ करी है और यहाँ से ये लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ करी है। ये जो पॉइंट आ रहा है इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, मैंने सी बोल दिया। तो जो ये 90 डिग्री का एंगल होगा, ये 90 डिग्री किससे बन रहा है हमारे पास, ये 90 डिग्री किससे बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड से बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी हो जाएगी, जो बी सी है वो क्या होगी, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। ओके, अब हमारे पास बी सी की वैल्यू नहीं है। सबसे पहले टॉर्क इक्वल टू, अब फोर्स, अब अभी मैंने निकाला था एफ टोटल इक्वल टू जीरो था, लेकिन हम यहाँ पे एफ टोटल नहीं लिखेंगे। अगर मैं एफ ही जीरो कर दूंगा तो टॉर्क भी जीरो आ जाएगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो एंगल पर रोटेट कर रहा है तो टॉर्क जीरो नहीं है। तो अगर एफ जीरो लिख लूंगा तो टॉर्क जीरो हो जाएगा। तो एफ की जगह क्या लिखूंगा मैं, अभी स्टार्टिंग में लिखा था हमने, एफ की जगह क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, क्यू ई, एफ की जगह लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर
क्यू ई इंटू, अब बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो बी सी की वैल्यू निकालने के लिए मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्राइंगल है ए सी बी, ये हमने ट्राइंगल ले लिया, मेरा ट्राइंगल हमारे पास। ओके, ये एंगल थीटा, ये ए हो गया, ये बी हो गया ऊपर, और नीचे सी हो गया। ए बी हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 12, और बी सी निकालना है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस इसमें आएंगे साइन थीटा, सो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बी सी हाइपोटेनियस ए बी, सो बी सी कैन बी इक्वल टू ए बी sin theta and BC equal to AB. AB can write 12 sin theta. तो BC की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं 12 sin theta लिख सकता हूँ। तो हम यहाँ पे हमारे फार्मूले में BC की जगह क्या लिख लेते हैं 12 sin theta. ओके, गॉट इट। नाउ टॉर्क इक्वल टू, जो टॉर्क है वो किसके इक्वल आएगा हमारे पास Q, देखिए Q और 12 है, इसको एक साथ लिख देता हूँ मैं Q इंटू 12, ब्रैकेट बना देता हूँ, और साथ में क्या है E साइन थीटा। अब अगर आपको याद हो इसी लेक्चर में Q इंटू 12 क्या होता है डायपोल मोमेंट P, P इक्वल टू Q इंटू 12 था, तो इसको P लिख दिया, और E साइन थीटा। तो ये आ गया हमारे इसके टॉर्क की वैल्यू, कि टॉर्क इक्वल टू क्या होगा पी ई साइन थीटा के इक्वल होता है। अब आपके एक और चीज़ है, जब भी आप डाइपोल पढ़ोगे, डाइपोल पढ़ते वक्त क्या होगा, जो हर आंसर है वो किस में निकलेगा आपके पी में ही निकलता है। लास्ट जो जितने भी डेरिवेशन सॉल्व कर लेंगे आप, तो लास्ट में Q इंटू 12 आपके कंपलसरी आएगा। अगर कहीं नहीं आ रहा है तो मतलब आपने कहीं ना कहीं डेरिवेशन में मिस्टेक करी है, Q इंटू 12 तो आएगा ही कहीं ना कहीं पे। ओके, ये जो डाइपोल टॉर्क की वैल्यू हमने निकाली, ये किस में निकाली हमने स्केलर में। अब हम इसको अगर किस में डिनोट करते हैं वेक्टर में, अगर हम निकालते हैं तो वेक्टर में निकालने के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए टॉर्क इक्वल टू साइन थीटा आ रहा है, साइन थीटा आ रहा है मतलब कौन सा प्रोडक्ट होगा क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा पी, पी कौन सी क्वांटिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो पी वेक्टर, और ई, ई कौन सी क्वांटिटी होती है हमारे पास वेक्टर, तो ई भी वेक्टर, और फोर्स, फोर्स भी कौन सी होती है वेक्टर ही होती है, टॉर्क एक फोर्स ही है। तो ये किस में प्रेजेंट कर दिया हमने वेक्टर क्वांटिटी के अंदर इसको प्रेजेंट कर दिया कि टॉर्क वेक्टर इक्वल टू ई वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर के बराबर होता है। ओके, इसी में आगे एक और है चीज कंडीशंस, दो कंडीशंस ले रहा हूँ, कंडीशन ले लेते हैं हम एक बार समझने के लिए क्या कंडीशन हो जाती है। पहली कंडीशन हम लेते हैं, क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर पहली कंडीशन थीटा इक्वल टू 0 है, थीटा इक्वल टू 0 का क्या मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है, और मेरे पास जो डाइपोल है डाइपोल भी इसी डायरेक्शन में, ये प्लस का क्यू और ये माइनस का क्यू, दोनों के बीच की डिस्टेंस भी कितनी है सेम है, तो दोनों के बीच में कोई एंगल ही नहीं बन रहा है, ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ना ही डाइपोल, दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं है, तो थीटा इक्वल टू क्या है 0। अगर थीटा इक्वल टू 0 लूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे यहाँ से, थीटा इक्वल टू 0 लेने पर टॉर्क इक्वल टू पी ई, साइन क्या आएगा 0, साइन 0 0, तो टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। टॉर्क इक्वल टू 0 हो गया मतलब वो रोटेट नहीं करेगा, तो कब रोटेट नहीं करता है या टॉर्क कब नहीं होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, तब उसमें कोई भी रोटेशन नहीं होता है, वो कांस्टेंट वहीं पे रहता है। सेकंड कंडीशन है हमारे पास इसके अंदर, अगर मैंने थीटा इक्वल टू कितना ले लिया 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन इन सेम डायरेक्शन, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन, और जो डाइपोल है वो डाइपोल कैसे रखा हुआ है, ये प्लस का क्यू और ये नीचे माइनस का क्यू, दोनों के बीच की डिस्टेंस ही हो गई लाइन। अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितना बन रहा है हमारे पास 90 डिग्री का, तो थीटा इक्वल टू 90 हो गया ई और डाइपोल के बीच का एंगल। अब अगर मैं थीटा इक्वल टू 90 लिख रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, टॉर्क इक्वल टू पी ई साइन 90, साइन 90 कितना होता है 1, तो टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा पी ई, ये टॉर्क की कौन सी वैल्यू आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर आ रही है। तो मैक्सिमम टॉर्क या मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा उसके ऊपर,
जब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वो 90 डिग्री के एंगल पर होता है। ओके, तो ये जो टॉपिक है यहीं पे हमने क्लियर कर रखा है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो अगेन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, थैंक यू।